परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक, माननीय राज्य मंत्री परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य, देवियों और सज्जनों, बजट वेबिनार की श्रृंखला में आज का वेबिनार स्वास्थ्य और मेडिकल रिसर्च पर फोकस्ड है। इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। वेबिनार में प्लेनरी सेशन के उपरांत 3 ब्रेकआउट सेशन होंगे, जो कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन नर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और प्रैक्टिस। दूसरा ब्रेकआउट सेशन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूटिलाइजेशन ऑफ ICMR लैब्स एज फैसिलिटेटर फॉर मेडिकल रिसर्च। और तीसरा ब्रेकआउट सेशन फार्मा इनोवेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज फॉर मेडिकल डिवाइसेस पर फोकस्ड होगा। अब मैं आप सब की ओर से और मंत्रालय की ओर से परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी। साथियों, जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इसे प्री कोविड एरा और पोस्ट पैंडेमिक एरा, इसके विभाजन के साथ देखना चाहिए। कोरोना ने पूरे विश्व को ये दिखाया और सिखाया भी कि जब इतनी बड़ी आपदा होती है तो समृद्ध देशों की विकसित व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। कोरोना वैश्विक महामारी ने हमें ये भी सिखाया है कि सप्लाई चेन कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। जब पैंडेमिक पीक पर थी तो कुछ देशों के लिए दवाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी जीवन रक्षक चीजें भी दुर्भाग्य से हथियार बन गई थी। बीते वर्षों के बजट में भारत ने इन सभी विषयों पर हमें निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम रहे। ऐसे में आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आजादी के बाद अनेक दशकों तक भारत में स्वास्थ्य को लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक लॉन्ग टर्म विजन की कमी रही। हमने हेल्थ केयर को सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत के तहत
5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को ये सुविधा देने के पीछे हमारे मन में यही भाव है। इसके तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे, वो खर्च होने से बचे हैं। अभी 7 मार्च को ही कल देश जन औषधि दिवस मनाने जा रहा है। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी सिर्फ 2 योजनाओं से ही अभी तक भारत के हमारे नागरिकों के 1 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में बचे हुए हैं। साथियों, गंभीर बीमारियों के लिए देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इंफ्रा का होना उतना ही जरूरी है। सरकार का एक प्रमुख फोकस इस बात पर भी है कि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा मिले, प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार हो रहे हैं। इन सेंटर्स में डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। इसमें भी हेल्थ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए अनेक नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, हेल्थ इंफ्रा के साथ सरकार की प्राथमिकता ह्यूमन रिसोर्स पर भी है। बीते वर्षों में 260 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इस वजह से मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या 2014 के मुकाबले, यानी हम जब सत्ता में आए उसके पहले के मुकाबले में आज 2 गुनी हो चुकी है। आप भी जानते हैं कि सफल डॉक्टर के लिए सफल टेक्नीशियन बहुत आवश्यक है। इसलिए इस वर्ष के बजट में नर्सिंग क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों के पास ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की डिमांड को पूरा करने में भी काम आ सकता है। साथियों, स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ और सस्ता बनाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारा फोकस हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी के
अधिक से अधिक प्रयोग पर भी हैं। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से हम देशवासियों को टाइमली हेल्थ केयर की सुविधा देना चाहते हैं। ई संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन के प्रयासों से घर बैठे ही 10 करोड़ लोग डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाभ ले चुके हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी की वजह से इस सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत संभावनाएं बन रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से दवाओं की डिलीवरी और टेस्टिंग से जुड़े लॉजिस्टिक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आते दिख रहा है। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर के हमारे प्रयासों को बल देगा। ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स ये सुनिश्चित करें कि हमें कोई भी टेक्नोलॉजी अब इंपोर्ट करने से बचना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना ही है। हमें इसके लिए जरूरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में संभावनाओं को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। बल्क ड्रग पार्क की बात हो, मेडिकल डिवाइस पार्क की व्यवस्था विकसित करने की बात हो, पीएलआई जैसी योजनाओं पर 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में 12 से 14% की रेट से ग्रोथ भी हो रही है। आने वाले 2-3 वर्षों में ये मार्केट 4 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है। हमने भविष्य की मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए स्किल्ड मैन पावर पर काम शुरू कर दिया है। आईआईटी और दूसरी संस्थाओं में मेडिकल उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या उसके जैसे दूसरे कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी कैसे हो? इंडस्ट्री, एकेडेमिया और सरकार, इन सबके बीच अधिक से अधिक तालमेल कैसे हो, और इस पर हमें मिलकर के काम करना है। साथियों, कभी कभी आपदा भी खुद को प्रूव करने का अवसर लेकर आती है। एक कोविड काल में फार्मा सेक्टर ने दिखाया है। कोविड काल में भारत के में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है, वह अभूतपूर्व है। इससे हमें कैपिटलाइज करना ही होगा। हमारी इस प्रतिष्ठा को, हमारी सिद्धि को, हमारे प्रति इस विश्वास को रत्ती भर भी आंच नहीं आनी चाहिए। ऊपर से ज्यादा विश्वास बढ़ना चाहिए। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज इस सेक्टर का मार्केट साइज 4 लाख करोड़ का है। अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर और एकेडेमिया के साथ हम तालमेल बिठा लेते हैं तो ये सेक्टर 10 लाख करोड़ को भी पार कर सकता है। मेरा सुझाव है कि
फार्मा इंडस्ट्री इस क्षेत्र में इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी एरिया की पहचान कर उसमें निवेश करें। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं। सरकार ने आईसीएमआर की कई लैब्स को युवाओं और रिसर्च इंडस्ट्री के लिए खोलने का भी निर्णय ले लिया है। हमें देखना होगा कि और कौन से इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे ओपन किया जा सकता है। साथियों, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर सरकार के प्रयासों का बहुत प्रभाव हुआ है। गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना हो, प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए जल जीवन मिशन हो, ऐसे अनेक इनिशिएटिव, इनके बेहतर परिणाम आज देश के सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार कुपोषण, एनीमिया हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या भी है। इसलिए हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया और अब तो खुशी की बात है, मिलेट्स यानी श्री अन्न, जो कि एक प्रकार से सुपर फूड है, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए महत्वपूर्ण फूड है और जो हमारे देश में बहुत स्वाभाविक रीते हर घर उसे परिचित है, यानी श्री अन्न पर भी बहुत अधिक बल दिया गया है। भारत के प्रयासों के कारण ही इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मातृवंदना योजना और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रमों से हम स्वस्थ मातृत्व और स्वस्थ बचपन सुनिश्चित कर रहे हैं। योग हो, आयुर्वेद हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, इन्होंने लोगों को बीमारियों से बचाने में मदद की है। भारत के आयुर्वेद से जुड़े प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भारत के प्रयासों से WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़ा ग्लोबल सेंटर भारत में ही बन रहा है। इसलिए हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर से मेरा एक आग्रह है और खास करके आयुर्वेद के साथियों से आग्रह है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च को हमें बहुत बढ़ाना होगा। सिर्फ परिणाम की चर्चा पर्याप्त नहीं है, प्रमाण भी उतने ही आवश्यक है। इसके लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को, रिसर्च से जुड़े साथियों को जोड़ना होगा, उनको आगे आने होगा। साथियों, आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स तक देश में हो रहे प्रयासों का एक और पक्ष है। ये जो नई फैसिलिटी देश में तैयार कर रहे हैं, नई कैपेसिटी तैयार कर रहे हैं, उसका लाभ सिर्फ देशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित नहीं रहने वाला है। अब दुनिया बहुत ही एक दूसरे से जुड़ चुकी है। ये भारत को दुनिया का सबसे आकर्षक मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है। मेडिकल टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर भारत में उभर करके आ रहा है। ये देश में रोजगार निर्माण का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। साथियों, सबका प्रयास से ही हम विकसित भारत में एक विकसित हेल्थ एंड वेलनेस इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं। इस वेबिनार में
शामिल होने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो अपने सुझाव जरूर दें। हम बजट को तय समय सीमा में निर्धारित लक्ष्य के लिए निश्चित रोड मैप के साथ अमल में लाएं, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के चलें और अगले साल बजट के पहले हम इन सपनों को धरातल पर उतारें। इस बजट संकल्प को धरातल पर उतारें, इसमें आपके सुझाव चाहिए, इसमें आपके बारीक अनुभव का लाभ चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सबका अनुभव, आप सबके निजी विकास के संकल्प, देश के विकास के संकल्प के साथ जुड़ करके हम सामूहिक शक्ति से, सामूहिक प्रयास से सिद्धि अवश्य प्राप्त करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।